बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है जो फिज़िक्स का जिसको हमने स्टडी करना है चैप्टर नंबर 2 है एफएससी पार्ट 1 का, और चैप्टर का नेम है वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। उसका आर्टिकल है हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। ये चैप्टर हमारे पास 2 है जी, वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। ओके जी, आज का हमारा जो टॉपिक है जिसको हम स्टडी करने जा रहे हैं, इसमें हम क्या क्या चीज़ें स्टडी करेंगे, क्या कुछ हम डिस्कस करेंगे, और इसमें हम डिटेल में ये चीज़ें देखेंगे कि हमारे पास नेक्स्ट जब हम वेक्टर को देखते हैं, स्टडी करते हैं, तो उसके मुख्तलिफ ऑपरेशंस को कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। तो इस टॉपिक की बिना पे, इस टॉपिक को देखते हुए हम इस अहल हो जाएंगे, हम एलिजिबल हो जाएंगे कि हम किसी वेक्टर के कंपोनेंट को रिजॉल्व करना हमें आता होगा। हम देखेंगे कि किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट को रिजॉल्व कैसे किया जाता है, एक वेक्टर के कितने कंपोनेंट्स होते हैं, हमारे पास एक रिजल्टेंट वेक्टर निकालना हो तो उस वेक्टर को कैसे फाइंड आउट किया जाएगा। इसके बाद इस टॉपिक को स्टडी करने के बाद हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम किसी भी वेक्टर की इजीली मैग्नीट्यूड को फाइंड कर सकते हैं। फिर हम इस इस टॉपिक को देखते हुए हम किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को फाइंड करना हमें आता होगा। ये है हमारा आज का जो टॉपिक है, इसका ऑब्जेक्टिव। इस टॉपिक से हम इन चीज़ों को स्टडी करने के काबिल होंगे। बात की समझ आई है? तो चलते हैं। हमारा आज का जो आर्टिकल है इसका नाम है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। इसका कुछ हिस्सा आपने आई थिंक सो के मैट्रिक लेवल पे पढ़ा है। अब हम आज उसको डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। उसमें सबसे पहले हमें जानना होगा कि ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं। इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को स्टडी करने से पहले हमें पता चलना चाहिए कि ये कंपोनेंट्स क्या होते हैं। कंपोनेंट्स से मिसाल के तौर पे ये मेरे पास एक मार्कर है, इस मार्कर का ये कैप है, इसमें इंक भी है, ये इसकी अपर लेयर है, इसके अंदर यानी कि इनसाइड जो है वो भी हमारे पास एक पार्ट है। तो इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, ये इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। कोई भी चीज़ हो हमारे पास उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, वो कंपोनेंट्स मिलके एक चीज़ बना देती है। इसी तरह हमारे पास हम देखेंगे कि जब एक वेक्टर होता है उस वेक्टर के हम कितने कंपोनेंट्स बनाते हैं और उन कंपोनेंट्स को रिजॉल्व करते हुए आगे हम उसको फर्दर उसमें से क्या कुछ फाइंड करते हैं। मेरी बात की समझ आ रही है? ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं कंपोनेंट्स की। किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, इसको स्टडी करने से पहले हम एक ना डायग्राम को स्टडी करते हैं। सपोज दैट आपके पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम को सपोज किया है। ये आपके पास ओरिजिन है, ये आपके पास एक्स एक्सिस है, और ये आपके पास है वाई एक्सिस है। यहाँ पे आप एक्स एक्सिस की एक्स प्लेन की पॉजिटिव वैल्यू ले सकते हैं और यहाँ पे वाई की पॉजिटिव वैल्यू आप ले सकते हैं। सपोज दैट आपके पास एक वेक्टर है जो कि लाई कर रहा है किसमें, एक्स वाई प्लेन में। सपोज दैट दिस इज अ वेक्टर ए लाइज इन एक्स एंड वाई प्लेन। बात की समझ आई है? हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स वाई प्लेन में एक ऐसा वेक्टर है जो कि लाई कर रहा है एक्स वाई प्लेन में। बात की समझ आ गई है? ओके जी, तो ये हमारे पास जो वेक्टर है इसके हमारे पास कंपोनेंट्स कितने होंगे। तो बेटा ये बात याद रखिएगा, हम एक वेक्टर को उसके दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स में स्प्लिट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। हम एक वेक्टर के दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स बना सकते हैं। आज हम देखेंगे कि कंपोनेंट्स को कैसे बनाना है, इनको फाइंड आउट कैसे करना है। मेरी बात की समझ आ रही है? ओके जी, तो सबसे पहले बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर की। कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। हमारे पास कोई भी जो वेक्टर होता है उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो बड़े इफ़ेक्टिव होते हैं, उनकी वैल्यू बड़ी इफ़ेक्टिव होती है। मिसाल के तौर पे हमारे पास कोई एक डिवाइस है तो उसके जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। वो सारे क्या होते हैं जी? उनमें से किसी एक को ड्रॉप आउट कर दिया जाए
तो वो इंस्ट्रूमेंट जो है, वो डिवाइस जो है वो वर्क करने की सलाहियत नहीं रखती, वर्क करने की सलाहियत नहीं रखती। सपोज दैट हमारे पास इंसान है, उसमें हार्ट भी है, लंग्स भी हैं, स्टोमिक भी हैं, कोई एक पार्ट हम मिस कर दें तो क्या ये उसकी लाइफ पॉसिबल है? तो जैसे कि उसकी लाइफ पॉसिबल नहीं है, तो इसी तरह हमारे पास हम कंपोनेंट्स को इग्नोर नहीं कर सकते, कंपोनेंट्स को इग्नोर है तो कंपोनेंट उसके लिए बड़ा वैल्यूएबल है। तो इसी तरह हमारे पास एक वेक्टर जो है, वेक्टर के जो कंपोनेंट्स हैं वो शो करते हैं उसकी वैल्यू को, वेक्टर के जो कंपोनेंट्स हैं वो उस वेक्टर की वैल्यू को शो करते हैं। बात की समझ आई है? तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि जो कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी वेक्टर के, वो उसकी इफेक्टिव वैल्यू को शो करते हैं किसी खास डायरेक्शन में, किसी खास मिसाल के तौर पे अगर इसका हमारे पास एक कंपोनेंट है एक्स एक्सिस में, तो वो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में इसकी खास वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। अगर हमारे पास इसका कंपोनेंट वाई एक्सिस की लॉन्ग है, तो वाई एक्सिस के लॉन्ग उसकी इफेक्टिव वैल्यू को उस डायरेक्शन में शो करेगा। तो फिर इससे हम बात करते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर क्या होते हैं। तो कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर को फिर हम यूं कह सकते हैं, द अफेक्टिव वैल्यू ऑफ अ वेक्टर इन अ गिवन डायरेक्शन, इन अ गिवन। कंपोनेंट्स क्या होते हैं जी? कंपोनेंट्स हमारे पास किसी भी वेक्टर की जो इफेक्टिव वैल्यू होती है उसको खास डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करते हैं। बात की समझ आ गई है? हमारे पास कंपोनेंट किसी भी वेक्टर की इफेक्टिव वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। जब हम वन बाय वन इसको विद द हेल्प ऑफ डायग्राम स्टडी करेंगे तो हमारा ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। बात की समझ आ गई है? और मजे की बात, हम एक वेक्टर को दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं, दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स में स्प्लिट कर सकते हैं। तो हम इसको फिर यूं लिखते हैं, वी कैन स्प्लिट अप अ वेक्टर इनटू टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। We can split up a vector into two or more than two components। किसी भी वेक्टर को हम दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं। बात की समझ आ गई है? अब हम बात करते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं। पहले हमने कंपोनेंट्स की बात की, अब हम किसकी बात करेंगे? क्योंकि पहले कंपोनेंट्स है और उसके बाद साथ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है। अब हम बात करते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर क्या होते हैं? एक ऐसा वेक्टर जिसके कंपोनेंट्स राइट एंगल हों। क्या हों जी? 90 का एंगल बना रहे हो एक दूसरे के साथ, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू, जिसके आपस में जो कंपोनेंट्स हैं वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर हों, तो हम कहेंगे ये क्या होगा जी? द कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। द कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर which are perpendicular to each other is called rectangular components of a vector। अब हम इसको डायग्राम से देखते हैं। बात की समझ आई है? we can show the rectangular components of a vector by diagram, by diagram। देखें जी, सपोज दैट आपके पास ये एक वेक्टर A है, ये ओरिजिन है, ये वेक्टर ए है, एक्स और वाई प्लेन में लाई कर रहा है और मेक एन एंगल ऑफ थीटा विद हॉरिजॉन्टल एक्सिस, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रहा है। क्या बना रहा है जी? एंगल थीटा। जब भी हमने इसके कंपोनेंट्स रिजॉल्व करने हैं, हम इसका प्रोजेक्शन देखेंगे। किसको स्टडी करेंगे जी? प्रोजेक्शन को। ये जो हमारे पास वेक्टर ए है, इसकी बात करते हैं, हमारे पास हेडिंग होगी एक्सप्लेनेशन। जब भी आपने कोई टॉपिक स्टडी करना है तो आपने उसकी हेडिंग्स बना लेनी है। सबसे पहले डेफिनेशन है, फिर फार्मूला है, फिर उसकी डायग्राम है, फिर एक्सप्लेनेशन है, फिर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं। ठीक है, इन सबको वन बाय वन आपने हेडिंग्स बना के लिखना है। राइट जी? एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन में बात करते हैं कि कंसीडर अ वेक्टर ए
लाइज इन एक्स वाई प्लेन एंड मेक एन एंगल थीटा विद द हॉरिजेंटल एक्स एक्सिस। हॉरिजेंटल जो एक्स प्लेन है, एक्स एक्सिस है, उसके साथ हमारे पास एंगल थीटा बना रहा है। बात की समझ आ गई है? ओके जी। तो अब हम देखते हैं इसके, वी कैन रिजॉल्व द कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर ए बाय प्रोजेक्शन मेथड। बाय, हम इसके कंपोनेंट रिजॉल्व करते हैं बाय प्रोजेक्शन मेथड। तो हमारे पास ये जो ए है, प्रोजेक्शन कहते हैं साए को। हमारे पास जो इसका प्रोजेक्शन है ए का, एक्स एक्सिस पे क्या है, हमारे इस ए वेक्टर का जो प्रोजेक्शन है वाई एक्सिस पे क्या है, इसको हम स्टडी करते हैं। देखिएगा, इसका हमारे पास जो प्रोजेक्शन है एक्स एक्सिस पे, ये हमारे पास यहाँ तक आ रहा है। ये इसका जो प्रोजेक्शन है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, इसको मैं कहता हूँ ए एक्स। क्या जी? ए एक्स। और इसका जो अलॉन्ग वाई एक्सिस प्रोजेक्शन है, इसको मैं कहता हूँ जी ए वाई। बात की समझ आ गई है? इनके ना हम कोई नाम जो है वो चूज़ कर लेते हैं, जैसा कि हमारे पास इसका नेम उन्होंने एम रखा हुआ है और ये पी है। बात की समझ आ गई? अभी अभी सर ने बात की कि जो हमारे पास कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर होते हैं, तो वो अफेक्टिव वैल्यू को शो करते हैं। हमारे पास ये जो ए एक्स कंपोनेंट है, ये ए की अफेक्टिव वैल्यू को शो करेगा, हम फाइंड करेंगे। ये ए वाई जो है अलॉन्ग वाई एक्सिस वेक्टर ए की अफेक्टिव वैल्यू को शो करेगा, हम फाइंड करेंगे। बात की समझ आ रही है? फिर हमने बात की कि हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर जो होते हैं वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं। तो हमारे पास एक वेक्टर को हमने दो कंपोनेंट्स में स्प्लिट किया है। हमारे पास एक कंपोनेंट ए एक्स बना और दूसरा कंपोनेंट बना ए वाई। तो आप मुझे बताएं कि इन दोनों के दरमियान में एंगल कितना बना? तो हम कह सकते हैं कि दीज टू कंपोनेंट्स आर राइट एंगल विद ईच अदर। दीज टू कंपोनेंट्स आर, तो जो राइट एंगल हूँ, जो परपेंडिकुलर टू ईच अदर हूँ, तो हम ऐसे कंपोनेंट्स के को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर कहते हैं। यहाँ तक सब बेटों का क्लियर है जी? ओके, आगे चलते हैं हम। अच्छा, हमने ना इसके कुछ नेम भी सपोज कर लिए हैं। हमने ओरिजिन को ओ कहा, इस पॉइंट को हमने एम कह दिया और इसको हमने पॉइंट पी कहा। बात की समझ आई है? अच्छा, मुझे ये बताइएगा, सर आपने अभी अभी कहा कि हम एक वेक्टर को दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं। आपने यहाँ पे कंपोनेंट्स बनाए हैं दो, एक ये हो गया और एक ये। अब देखें बेटा, अगर हमारे पास 3 डायमेंशनल प्लेन में कोई वेक्टर लाई कर रहा है तो उसके 3 कंपोनेंट्स बनेंगे। अच्छा, यहाँ पे देखिएगा, ये जो हमारे पास ए एक्स कंपोनेंट है, अगर मैं यहाँ पे ये डॉटेड लाइन लगा के इसको इसके साथ मिला देता हूँ ऐसे, तो मुझे बताएं जितना ये लेंथ ए एक्स की है, क्या उतनी यहाँ ये नहीं है? जितना नीचे है उतना ये वाला ऊपर वाला पोर्शन है। तो मैं इसको भी ए एक्स कह सकता हूँ। क्लियर है जी? अच्छा, जितना ये ए वाई है तो ये पोर्शन भी उतना ही नहीं है, तो क्या मैं इसको ए एक्स या ए वाई कह सकता हूँ? तो ये हमारे पास एक वेक्टर के कंपोनेंट्स बन गए। यहाँ पे हमारे पास 2 ट्राइंगल बन गई। एक ट्राइंगल है हमारे पास ओ एम पी और एक ट्राइंगल है, इसका नेम आप एन अगर रखते हैं तो ओ एन पी, ओ एन। बात की समझ आ गई है? इस डायग्राम को मैं यहाँ पे ड्रा करता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कैसे ड्रा करना है। सपोज ये हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक वेक्टर है ए, वो लाई कर रहा है एक्स एंड वाई प्लेन में। ये हमारे पास ओरिजिन है, मेक एन एंगल ऑफ थीटा। ये उसका जो कंपोनेंट है ये वाला, ये हमारे पास ए एक्स हुआ, इस पॉइंट को हमने एम कहा, और ये हमारे पास ए वाई कंपोनेंट और इस पॉइंट को पी कहा हमने। यहाँ तक क्लियर सब बच्चों का? अच्छा जी, हमने कहा जितनी लेंथ ये है उतनी ही लेंथ यहाँ पे है, तो ये अगर हम मिला देते हैं तो ये भी कंपोनेंट ए एक्स के लाएगा। अगर ये जितना ये है उतना ही पोर्शन ये है, तो इसको हम ए वाई कह सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 ट्राइंगल बन गए हैं। कितने ट्राइंगल्स बन गए हैं? हम कंपोनेंट्स की वैल्यू जो अफेक्टिव वैल्यू थी वो अगर हम इस ट्राइंगल से फाइंड करना चाहें तो फिर भी आंसर सेम आएगा, इससे फाइंड करना चाहें तो फिर भी आंसर सेम आएगा। तो इन दोनों में से किसी एक से हम कंपोनेंट्स की जो वैल्यू है उसको फाइंड करने जा रहे हैं। बात की समझ आ गई यारी? ओके, आपने एक्सप्लेनेशन में लिखना है कि कंसीडर देयर आर अ वेक्टर या कंसीडर अ वेक्टर ए लाइज इन एक्स वाई प्लेन एंड मेक एन एंगल ऑफ थीटा अलोंग एक्स एक्सिस या विद एक्स एक्सिस। बात की समझ आ गई है? एंड वी कैन
we can resolve vector A into its components, along x axis its component is ax and along y axis its component is ay. बात की समझ आ गई है? यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन में ये चीज़ बता सकते हैं, कंसीडर अ वेक्टर A lies in xy plane and make an angle theta with x axis, बात की समझ आ गई? We can resolve a vector A into its components. We can resolve a vector A into its components. जिस तरह 1 by 1 डायग्राम को बनाते हुए मैं साथ एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, आपको यहाँ पे ये चीज़ याद हो जानी चाहिए, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। बात की समझ आ रही है? ओके जी। जो आपके जहन में कोई क्वेश्चन आए तो अच्छे बच्चों की तरह उसको आप नोटबुक पे नोट कर लें और एट द एंड ऑफ द लेक्चर सर से वो डिस्कस कर लें। बात की समझ आई है? ओके जी। हमने कहा कि हमने एक वेक्टर लिया है ए एक्स वाई प्लेन में और एक्स एक्सिस के साथ वो एंगल थीटा बना रहा है। अब हम उसके कंपोनेंट्स को रिजॉल्व कर सकते हैं, उस ठीक है, एक वेक्टर ए को उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं। यहाँ तक सब बच्चों की बात क्लियर है जी? ओके जी। अब हमने इसको रिजॉल्व किया, रिजॉल्व करने से हमारे पास इसके दो कंपोनेंट्स आए, ए एक्स एंड ए वाई। अब हम इनके कंपोनेंट्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं जी? कंपोनेंट्स। तो आप यहाँ हेडिंग्स बना लें, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए, ये हमारे पास हेडिंग हो गई। बात क्लियर है जी? ओके। अच्छा, जब आप मैट्रिक लेवल पे थे, आप लोगों में से किसी को सर ने बताया होगा, 2-3 टर्म्स बताई होंगी। उ, कु, अक। ये क्या है? ये हमारे पास है, ये जी अमूद बटा वतर है और ये कायदा बटा वतर है और ये अक जो है ये अमूद बटा कायदा है। ओके जी। इसको हम कहते हैं जी, ये परपेंडिकुलर ओवर बेस है, सॉरी हाइपोटेनियस। इसको हम पढ़ते हैं जी बेस ओवर हाइपोटेनियस, और ये हम पढ़ते हैं परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हमने मैट्रिक लेवल पे भी स्टडी किया हुआ है। आज हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे। बात की समझ आ रही है? अपने कंपोनेंट्स की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम इनको भी यूज करेंगे। क्लियर जी? ओके। तो बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए की। कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए को स्टडी करने के लिए हम पहले बात करते हैं बाय हेड टू टेल रूल। बाय हेड टू टेल रूल इन ट्राइएंगल OMP, the resultant vector of given vector। देखिएगा रिजल्टेंट क्या है जी हमारे पास। आप प्रोजेक्शन मेथड से देखें जी, OP इक्वल टू OM प्लस MP, OM प्लस MP। जैसा कि हमारे पास कल हमने ये चीज स्टडी की थी, वेक्टर A है प्लस वेक्टर B है, तो ये दोनों इक्वल हैं रिजल्टेंट वेक्टर के। किसके इक्वल हैं जी? तो इसी तरह हमने बाय प्रोजेक्शन मेथड देखा है कि हमारे पास एक वेक्टर A के दो प्रोजेक्शन है, एक OM है और एक MP है। बात की समझ आ गई? ऐसे सादा अल्फाज में समझ लें कि एक वेक्टर का साया बन रहा है x एक्सिस पे भी और y एक्सिस पे भी। तो x एक्सिस पे है OM और y एक्सिस पे है MP। तो हम बात कर रहे हैं कि जो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर, यहाँ पे हमने रिजल्टेंट वेक्टर को A लिया हुआ है,
ये ए वेक्टर बराबर है ओ एम या ओ पी इक्वल टू ओ एम प्लस एम पी। यहां तक सब बच्चों का क्लियर है? ओके जी। ओ एम इक्वल टू ओ पी इक्वल टू ओ एम प्लस एम पी। अब देखिएगा यहां पे क्या मैं इस तरह कह सकता हूं ओ एम इक्वल टू एन पी, यहां साइड पे लिख लें, देयरफॉर ओ एम इक्वल टू एन पी। ये इतना पोर्शन इतने पोर्शन के इक्वल है, बात की समझ आई है? और क्या मैं कह सकता हूँ एम पी इक्वल है ओ एन के, तो आप साइड पे वो भी लिख सकते हैं एम पी इक्वल टू ओ एन। आपकी ये मर्जी है, आप इनकी जगह पे ये रिस्पेक्टिव भी यूज कर सकते हैं, यानी कि एम पी की जगह पे ओ एन भी लगा सकते हैं, ओ एम की जगह पे एन पी भी लगा सकते हैं। जो भी आप वैल्यू लगाएंगे आपके पास आंसर सेम आएगा, आपके पास आंसर है सेम आएगा। तो हम इसी को यूज करते हुए आगे चलते हैं, राइट जी। पुटिंग ऑल द वैल्यूज ऑफ प्रोजेक्शन ओ पी ओ एम एंड सॉरी ऑफ वेक्टर ओ पी ओ एम एंड एम पी, हम इन सब की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं। देखिएगा ओ एम इक्वल टू वैक्टर ए, सॉरी ओ पी इक्वल टू वैक्टर ए, ओ पी इक्वल टू है वैक्टर है ए। मुझे बताएं ओ एम किसके इक्वल है? ओ एम इक्वल टू ए एक्स प्लस एम पी किसके इक्वल है जी? ए वाई के, राइट जी। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ पे एक और चीज़, हम यूनिट वेक्टर को यूज़ करते हैं। मुझे ये बताएं बेटा, हमने एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर जो है उसको यूनिट वेक्टर से शो करना है एक्स एक्सिस को, तो कौन सा यूनिट वेक्टर लेंगे? आई यूनिट वेक्टर। एक्स एक्सिस को शो करने के लिए कौन सा यूनिट वेक्टर लेंगे? तो मैं अगर यहाँ पे ए एक्स के साथ आई लिख दूँ, आई यूनिट वेक्टर, तो बात ठीक है? अच्छा, वाई के साथ है जे, हमने उसको उसके यूनिट वेक्टर में भी रिप्रेजेंट कर दिया है। ये यूनिट वेक्टर आई शो एक्स एक्सिस के हमारे पास ए एक्स जो है वो लाइक आ रहा है एक्स एक्सिस में। ये वेक्टर हमें ये कंपोनेंट्स में जो यूनिट वेक्टर है हमें बता रहा है ए वाई जो कंपोनेंट है ये किधर लाइक आ रहा है? ऑन वाई एक्सिस, ऑन या वाई डायरेक्शन। क्लियर हो गया जी? यहाँ तक सब बच्चों का क्लियर है? ओके। अभी अभी हमने एक वेक्टर के रिजल्टेंट को फाइंड किया है, एक वेक्टर के रिजल्टेंट को फाइंड किया है। अब हम इसके एक्स और वाई कंपोनेंट्स को फाइंड करते हैं। एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स, ये कंपोनेंट्स किसके हैं जी? ऑफ वेक्टर है, शाबाश, ऑफ वेक्टर ए। देखिएगा यहाँ पे हमने फर्स्ट ऑफ ऑल ए एक्स कंपोनेंट फाइंड करना है। कौन सा कंपोनेंट है? ए एक्स। तो ए एक्स कंपोनेंट फाइंड करने के लिए हमारे पास कॉस थीटा है। क्या है जी? कॉस थीटा किसके इक्वल होता है जी? बेस ओवर हाइपोटेनियस, राइट जी। ओके, क्या बेटा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, जो हमारे पास इस डायग्राम में जो बेस है वो है ओ एम, तो इसकी जगह पे हम ओ एम लिख देते हैं, और हाइपोटेनियस हमारे पास क्या है? ओ पी, राइट बेटा, वेरी गुड। ओके जी। अब हम इसकी रिस्पेक्टिव जो वैल्यू है वो लिख देते हैं, cos थीटा इक्वल टू ओ एम इज इक्वल टू ए एक्स, राइट, और ओ पी इक्वल टू वेक्टर है ए। अब यहाँ पे ना एक चीज़ है, वो चीज़ देख लें। अब हमने बात करनी है मैग्नीट्यूड की। किसकी बात करनी है? जब हम कंपोनेंट्स निकालेंगे तो कंपोनेंट्स के साथ वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेंगे। किसको रिप्रेजेंट करेंगे? तो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लाइट फेस लेटर लेते हैं। कौन सा लेते हैं जी? तो हमारे पास यहाँ पे ए आ गया, राइट, ओके। अब यहाँ से क्योंकि हमारा आर्टिकल था जिसमें हमने कंपोनेंट्स को फाइंड करना था, किसको फाइंड करना था जी? तो यहाँ से कंपोनेंट्स को फाइंड आउट कर लें। ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, ये हमारे पास कंपोनेंट आ गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, राइट जी, ओके। वी कैन फाइंड द कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस, यानी कि ए वाई की बात करते हैं। तो हम ए वाई के लिए लेते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा हमारे पास होगा किसके बेटा इक्वल होगा? परपेंडिकुलर ओवर है, शाबाश। परपेंडिकुलर हमारे पास है जी एम पी ओवर ओ पी, एम पी ओवर। तो बेटा क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए वाई ओवर ए। तो यहाँ से अगर ए वाई को फाइंड करते हैं
तो ए वाई इज इक्वल टू आ गया ए साइन थीटा। शाबाश बेटारी, ये हमारे पास दिस इज इक्वेशन नंबर है 2। यहाँ तक सब बेटों का क्लियर है जी? ओके। हमने दोनों कंपोनेंट्स की वैल्यू को फाइंड कर लिया है। अभी हमारे पास जो नेक्स्ट इसी का आगे जो हमारे पास हेडिंग होगी वो होगी मैग्नीट्यूड की। किसकी होगी जी? मैग्नीट्यूड की। मैग्नीट्यूड किसकी भला? ऑफ वेक्टर ए। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है ऑफ वेक्टर ए। बेटा बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? समझ आ रही है? ओके बेटा, वेरी गुड। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, वी कैन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय जो हमारे पास पाइथागोरियन थ्योरम है उससे हम वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड को फाइंड कर सकते हैं। आप एक लाइन में लिख दें, वी कैन फाइंड या वी फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बाय पाइथागोरस थ्योरम। राइट बेटा जी? ओके जी। अकॉर्डिंग टू या इन ट्राइएंगल OMP बेटा देखिएगा यहाँ पे हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। शाबाश। हाइपोटेन्यूस इक्वल टू OP का स्क्वायर OM का स्क्वायर प्लस MP का स्क्वायर, यानी कि OP का स्क्वायर इक्वल है OM का स्क्वायर प्लस MP का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसमें इसकी जो रिस्पेक्टिव वैल्यूज हैं उनको हम पुट करते हैं जो हमने इनकी वैल्यू असाइन की हुई है। OM, अब देखें यहाँ पे ना एक और पॉइंट है। अब हम फाइंड करने जा रहे हैं मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड को वेक्टर से शो नहीं किया जाता क्योंकि वेक्टर इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जो कोई भी वेक्टर है उसमें डायरेक्शन भी होती है, मैग्नीट्यूड भी होती है। तो मैग्नीट्यूड इज अ स्केलर क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड इज अ, तो अब हमने OP है, OP की मैग्नीट्यूड, हमने वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड निकालनी है। तो इसको दो तरीके से हम लिख सकते हैं। ऐसे भी मैग्नीट्यूड को हम ए से भी डिनोट कर सकते हैं, या हम इसको किसी वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड के लिए मॉड ले सकते हैं। तो ये मैग्नीट्यूड है किसी वेक्टर ए की। तो हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर या ए वेक्टर के मॉड का स्क्वायर, राइट जी, इक्वल टू OM किसके इक्वल है जी? AX का स्क्वायर प्लस AY का स्क्वायर। शाबाश जी। अच्छा जी, अब हमने मैग्नीट्यूड का स्क्वायर फाइंड नहीं करना, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए। वी कैन स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, वी टेक अ स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ओके जी, हम बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लेते हैं जी। ए स्क्वायर रूट इक्वल टू AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट, ये वाला स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये वाला कैंसिल नहीं होगा। ये कैंसिल इसलिए नहीं होगा क्योंकि एक मोर देन 2 हमारे पास वैल्यूज हैं। ये हमारे पास दो वेरिएबल इसमें हम यूज कर रहे हैं, AX और AY। अगर हमारे पास वेरिएबल एक होता तो हम उसको भी कैंसिल कर देते। बात की समझ आई यारी? तो हमारे पास आ गया A की मैग्नीट्यूड, A वेक्टर की मैग्नीट्यूड इक्वल टू AX स्क्वायर प्लस AY का स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 3, राइट जी। अच्छा, क्वेश्चन ये है, हमारे पास एक्सरसाइज में भी और एंटी टेस्ट में भी मुख्तलिफ क्वेश्चन आए हुए हैं। क्वेश्चन आ सकते हैं कि हमारे पास कोई से दो कंपोनेंट्स हैं वेक्टर के। सपोज दैट हमारे पास जो AX है इसकी वैल्यू गिवन है,
ए वाई की वैल्यू गिवन है, तो आपसे वो कहता है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। आपको वेक्टर ए दिया हुआ है, हमारे पास जो हमारे चैप्टर नंबर 2 की जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं उनमें 2 शॉर्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड हैं, बात की समझ आ रही है, और हमारे पास 2-3 न्यूमेरिकल्स भी ऐसे हैं जो इसी टॉपिक से रिलेटेड हैं, तो इसको अच्छी तरह से आपने करना है, आगे चल के उनको भी डिस्कस करते हैं। यहाँ पे मैं एक बात करना चाहता हूँ, क्वेश्चन है हमारे पास एक्सरसाइज में, कहता है कि क्या जो हमारे पास मैग्नीट्यूड है क्या वो नेगेटिव हो सकती है? कहना वैल्यू ऑफ अ मैग्नीट्यूड इज अ नेगेटिव, या हमारे पास जो मैग्नीट्यूड की जो वैल्यू है, द वैल्यू ऑफ द मैग्नीट्यूड इज अ नेगेटिव वैल्यू, क्या जो हमारे पास मैग्नीट्यूड है वो नेगेटिव हो सकती है? तो मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं हो सकती, आपने कहना है वी कैन मैग्नीट्यूड कैन नेवर बी अ नेगेटिव, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर कैन नेवर बी अ नेगेटिव। वाई? देखें जी, हमारे पास आपसे कहता है कि आप बताएं, प्रूव करें कि मैग्नीट्यूड नेगेटिव हो सकती है कि नहीं हो सकती, आपने कहना नहीं हो सकती, इसका आंसर आप यहाँ पे -1 लगाएंगे, -1 लिया तो स्केयर ने उसको क्या कर दिया? पॉजिटिव। इधर भी आपने कोई नेगेटिव वैल्यू ली तो स्केयर ने उसको क्या कर दिया? तो हम कह सकते हैं कि हम मैग्नीट्यूड की नेगेटिव वैल्यू ले भी लें, कंपोनेंट्स की ले भी लें, तो स्केयर उसको पॉजिटिव कर देगा। इसका मतलब ये हुआ मैग्नीट्यूड कैन नेवर बी अ नेगेटिव वैल्यू, मैग्नीट्यूड की वैल्यू नेगेटिव है। शाबाश, ओके जी, ये था मैग्नीट्यूड। अब हम आगे बात करते हैं डायरेक्शन की। हम डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए भी कंपोनेंट्स को यूज करते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को यूज करते हैं। कैसे? देखिएगा, आगे हमारे पास है डायरेक्शन, हेडिंग होगी डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, राइट जी? क्या है जी हेडिंग? डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। डायरेक्शन कैसे फाइंड करनी है? हमने 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यूज किया है, साइन थीटा को भी और कॉस थीटा को भी। एक हमारे पास रह गई है, वो कौन सी है? टेन थीटा। कौन सी है जी? टेन थीटा। शाबाश, वेरी गुड जी। आप ये भी लिख सकते हैं इन राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास क्या है जी? OMP, राइट जी? टेन थीटा इक्वल टू, टेन थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है जी? परपेंडिकुलर ओवर बेस। शाबाश, परपेंडिकुलर इक्वल टू MP, MP ओवर OM। वेरी गुड जी। ओके, अब हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं जी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ MP एंड OM इन दिस इक्वेशन, राइट जी? तो वैल्यू जब पुट की हमने तो हमारे पास टेन थीटा आ गया, OMP इक्वल टू AY और OM इक्वल टू AX। बात की समझ आ गई है जी? तो हमारे पास आ गया AY ओवर AX। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ पे देखिएगा, डायरेक्शन फाइंड करनी है। जब भी वो बताए कि आप डायरेक्शन फाइंड करें तो आपने थीटा निकालना है। क्या फाइंड आउट करना है जी? थीटा जो है वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। थीटा किसको रिप्रेजेंट करता है? तो यहाँ से स्प्लिट कर लें, यहाँ से सेपरेट कर लें थीटा को। थीटा को यहाँ रखें, टेन जो है उधर जाके देखें, थीटा के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है। क्या हो रहा है जी? इधर जाके ये डिवाइड होगा। कहते हैं जिसकी पावर कोई नहीं होती क्या होती है? 1। उसकी एक वैल्यू होती है, कितनी पावर होती है जी? 1। ये टेन इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके जब ये डिवाइड होगा तो हम इसको ऊपर लेके आएंगे, तो वो 1 है, ऊपर आ क्या हो जाएगा? -1। तो हमारे पास वैल्यू इस तरह से आ जाएगी, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स AY ओवर AX। तो ये हमारे पास दिस थीटा शो द डायरेक्शन। बात की समझे? अब वेक्टर A, दिस इज इक्वेशन नंबर है 4। यहाँ तक सब बच्चों का क्लियर है?